सिया ने कुछ देर पहले ठाकुर के आदमियों का सिर धड़ से अलग कर दिया था और अब वह गुस्से में आकर ठाकुर को मारने ही वाली थी कि तभी उसे पुलिस की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। इसलिए सिया ने ठाकुर से 2 कदम पीछे हटते हुए अपनी तलवार धीमन के हाथों में थमा दी। फिर पुलिस के आते ही सिया ने रोने का ड्रामा करते हुए कहा, देखिए सर, इस धीमन ने ठाकुर के कहने पर इतने आदमियों का कत्ल कर दिया और अब वो इन बच्चों और निया को भी मारना चाहता है ताकि इन सभी आदमियों की बलि देकर वो अपने गांव का श्राप हटा सके। सिया की यह बात सुनते ही डीएसपी आगे आया और सिया की तरफ देखते हुए बोला, हेलो मैम, मैं यहाँ का सर्कल ऑफिसर विनय यादव। मैम, आपको हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आपके पति राघव सिंघानिया ने हमें पहले ही ठाकुर विजय प्रताप सिंह के बारे में सब कुछ बता दिया था। फिलहाल हम इसके तहखाने की तहकीकात करके ही यहाँ आए हैं और हमें पता चल चुका है कि उस तहखाने में ठाकुर क्या क्या कांड कर चुका है। तभी सिया ने रस्सियों से लटकी हुई निया की तरफ उंगली करते हुए डीएसपी से कहा, देखिए ना सर, इस ठाकुर ने निया को कैसे उल्टा लटका कर रखा हुआ है। ये ठाकुर निया को भी मारने वाला था, इसलिए मैं और राघव उसे यहाँ बचाने आए, लेकिन इस धीमन ने राघव के सिर पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया और अब ये अपनी तलवार लेकर मुझे मारने आ रहा था। वो तो अच्छा हुआ आप लोग आ गए, वरना ये धीमन तो मुझे मार ही देता। ठीक है। दरअसल कुछ देर पहले जब धीमन ने राघव के चेहरे पर रुमाल रखने के लिए जब राघव को पीछे से पकड़ा तो राघव के सिर पर बंधी पट्टी नीचे गिर गई और राघव बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। जमीन पर धड़ाम से गिरने की वजह से राघव का जख्म फिर से हरा हो गया और उसके सिर से खून बहने लगा। इसलिए सिया ने उसका इल्जाम धीमन पर लगा दिया ताकि धीमन गुस्से में आकर ठाकुर का सारा सच उगल दे। सिया के लगाए इल्जामों को सुनकर धीमन आंखें फाड़कर सिया की तरफ देखते हुए चिल्लाकर बोला, अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये लड़की झूठ बोल रही है, इसकी बातों में मत आइए, ये बहुत ही चालाक लड़की है। धीमन से इतना सुनते ही डीएसपी धीमन के पास आया और उसके हाथों से तलवार छीनते हुए बोला, अच्छा, ये लड़की झूठ बोल रही है और तुम लोग जो अपने तहखाने में उन लड़कियों का बलिदान देते थे वो कुछ नहीं। इतने दिनों से जैसलमेर से लड़कियां गायब हो रही हैं, आज तक कोई नहीं जान पाया था कि वो लड़कियां कहां जाती हैं, लेकिन अब पता चला कि ये ठाकुर उन सब लड़कियों को गायब करवाता था। ठाकुर बड़े आदमी होने का इतना फायदा भी नहीं उठाना चाहिए कि किसी को भी अपने बाप के हिस्से की जागीर समझने लग जाओ। इतना कहकर डीएसपी ने सभी सिपाहियों को ऑर्डर देते हुए ठाकुर को गिरफ्तार करने के लिए कहा। इस वक्त ठाकुर के सामने पूरी पुलिस फोर्स खड़ी थी। डीएसपी के ऑर्डर पर सिपाहियों ने आगे आते हुए ठाकुर, धीमन और तांत्रिक तीनों को गिरफ्तार कर लिया। तभी धीमन ने चिल्लाते हुए कहा, अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया, ना तो मैंने इन आदमियों को मारा, ना ही इस राघव को। मेरा इन सब से कोई लेना देना नहीं है, ये सब तो ठाकुर साहब करते हैं। वहीं उन लड़कियों को लाते हैं, उनके साथ शादी करते हैं, सुहागरात मनाते हैं, उनकी बलि देते हैं और फिर उन लड़कियों को काट कर फेंक देते हैं। मेरा इन सब से कोई लेना देना नहीं है, मुझे छोड़ दो प्लीज। इतना कहकर धीमन ने पुलिस वालों से अपना हाथ छुड़वाया और पास खड़ी सिया के पैरों को पकड़ते हुए बोला, अरे सिया जी, मुझे बचा लीजिए। इन लोगों को बताइए ना कि मैंने कुछ नहीं किया है। यहाँ जो कुछ भी हुआ वो मैंने नहीं, ठाकुर साहब ने किया है। मेरा इन सब में कोई हाथ नहीं है। सिया का धीमन को फंसाने का कोई इरादा नहीं था। वो तो बस धीमन के मुंह से ठाकुर की सच्चाई सुनना चाहती थी ताकि पुलिस को ठाकुर के जुल्मों का एक जीता जागता सबूत मिल जाए और ठाकुर के जेल से रिहा होने के सभी रास्ते बंद हो जाएं। धीमन को सिया के पैरों में पड़ा देख पुलिस वाले आगे आए और धीमन को उठाने लगे। तभी सिया ने अपने हाथ से इशारा करते हुए उन सब को रुकने के लिए कहा और धीमन को अपने पैरों से उठाते हुए बोली, ठीक है धीमन, मैं मानती हूँ तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन किसी के गलत कामों में उनकी मदद करना भी तो गलत होता है ना। तुमने सब कुछ जानने के बाद भी ठाकुर के हर काम में उसकी मदद की, इस हिसाब से तुम भी दोषी हुए, लेकिन फिर भी तुम्हें बचने का एक मौका मिल सकता है। सिया के मुंह से इतना सुनते ही धीमन ने हाथ जोड़कर विनती करते हुए बोला, अरे सिया दीदी, आप बस बता दीजिए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन बस मुझे पुलिस स्टेशन नहीं जाना। ये लोग बहुत मारते हैं और पुलिस की मार खाने की मेरी औकात नहीं है। प्लीज मुझे इन पुलिस वालों से बचा लीजिए। तभी सिया ने धीमन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ठीक है धीमन, अगर तुम पुलिस की सजा से बचना चाहते हो तो तुम्हें अपने ठाकुर साहब के खिलाफ कोर्ट में बयान देना होगा कि उसने आज तक क्या क्या कांड किए हैं। अगर तुम ठाकुर के खिलाफ कोर्ट में गवाही देने के लिए तैयार हो तो मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि तुम्हें पुलिस वाले टच भी नहीं करेंगे। सिया के मुंह से इतना सुनने ही धीमन उछलते हुए बोला, अरे दीदी, आप तो धन्य हैं,
आपने मुझे बचा लिया। मतलब अब ये पुलिस वाले मुझे थाने नहीं ले जाएंगे और ना ही मेरी कुटाई करेंगे। अरे उनकी मार से बचने के लिए मैं ठाकुर तो क्या किसी के भी खिलाफ भी गवाही देने के लिए तैयार हूँ। हाँ, मैं बनूंगा सरकारी गवाह। धीमन के चिल्लाने की आवाज सुनकर राघव की आंखें खुल गईं और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर जब अपने सामने इंस्पेक्टर को देखा तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। राघव जैसे ही उठने लगा तभी सिया राघव के पास बैठ गई और उसे संभालते हुए बोली, तुम चिंता मत करो राघव, सब ठीक हो गया है। देखो, निया को भी पुलिस वालों ने बचा लिया और वो लोग तांत्रिक और ठाकुर को भी अपने साथ लेकर जा रहे हैं। तभी राघव खड़ा होकर डीएसपी के पास आया और डीएसपी से हाथ मिलाते हुए बोला, थैंक यू इंस्पेक्टर विनय, मेरे एक फोन कॉल से आप लोग यहाँ आ गए। अगर आप यहाँ नहीं आते तो ये ठाकुर पता नहीं इन बच्चों निया और मेरी मासूम सी सिया के साथ क्या करता। थैंक यू सिया की जान बचाने के लिए, वरना वो तो बेचारी। राघव सिया के बारे में आगे कुछ बोलता उससे पहले ही ठाकुर ने चिल्लाते हुए कहा, राघव, तेरी ये सिया कोई मासूम और बेचारी नहीं है, ये बहुत ही चालाक लड़की है जो तुझे बेवकूफ बना रही है। मैंने तुमसे कहा था कि ये लड़की पहले भी जैसलमेर आ चुकी है और राणा सा इसको जानता है, लेकिन तूने मेरी एक नहीं सुनी। अरे ये लड़की राणा सा को तो क्या हमारे पूरे गांव के बारे में सब कुछ जानती है, बस तेरे आगे अच्छा बनने का ढोंग कर रही है। इस लड़की की सच्चाई वो नहीं है जो तू जानता है, इसकी सच्चाई कुछ और ही है जो तू शायद कभी नहीं जानता और ना ही कभी जान पाएगा। क्या राघव ठाकुर की बात सुनकर सिया से सवाल करेगा? क्या सिया सच में कुछ छुपा रही है? क्या है सिया का असली चेहरा? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट ऑफ डेविल, ओनली ऑन पॉकेट FM पर।